नमस्कार दोस्तों, आरके फिजिकल एजुकेशन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, प्रतिदिन की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के हिसाब से आज अपन 9,999 प्रश्नों की जो सीरीज लेकर आए हैं उसका सीरीज नंबर यहाँ पे 12 रहेगा। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं दोस्तों तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण क्लासों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट क्लासेज ली जा रही है उसको शुरू करने से पहले आप क्लास को एक बार शेयर और लाइक जरूर कर दें। और दोस्तों, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए क्योंकि आने वाली जो महत्वपूर्ण क्लासें हैं उस धीरे धीरे अपन यहाँ पे और क्लासों का टाइम भी है वो भी बढ़ाएंगे, थ्योरी की क्लास भी स्टार्ट करने वाले हैं और साथ ही में अपन क्वेश्चन डिस्कशन जो सेशन है वो भी अलग से स्टार्ट करेंगे। तो आप कंटिन्यू क्लासों से जुड़े रहे, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है वो आपको व्हाट्सअप और टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उससे ज्वाइन करें ताकि आपको इनका मैसेज आपको यहाँ पे समय के हिसाब से मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करने से पहले एक बार क्लास को शेयर और लाइक कर दें। और कल भी अपन ने यहाँ पे बाइलिंगुअल इंग्लिश हिंदी के अंदर क्लास ली थी, आज भी अपन वैसे ही कंटिन्यूस को जारी रखेंगे। क्लास को शेयर करने दोस्तों यहाँ पे आज की जो सीरीज नंबर 12 रहेगी और जो सीरीज नंबर 12 का जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देगा दोस्तों यहाँ पे वो देगा 110 मीटर हर्डल में हर्डल की ऊंचाई कितनी होती है वो अपने यहाँ पे बताना है। दोस्तों यहाँ पे व्हाट इज़ द हाइट ऑफ हर्डल इन 110 मीटर्स हर्डल है वो कितनी रहेगी वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों 110 मीटर हर्डल किसके लिए होता है तो वो पुरुषों के लिए होता है दोस्तों यहाँ पे, और जो 100 मीटर हर्डल होता है वो यहाँ पे महिलाओं के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 1, और इसके अंदर जो 110 मीटर की अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं दोस्तों, उसमें जो हर्डल की ऊंचाई है वो अपने को यहाँ पे बताना है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 1.067 मीटर जो हर्डल की ऊंचाई होती है वो 1.067 मीटर यहाँ पे रहने वाली है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों, और क्लास को शेयर करते रहे दोस्तों, क्लास को शेयर करने में कमी ना छोड़े। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए कंटिन्यू लाए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 3000 मीटर स्टीपल चेज में कुल वाटर जंप है वो कितने रहेंगे दोस्तों वो अपने को यहाँ पे बताना है। हाउ मेनी वाटर जंप आर देयर इन 3000 मीटर स्टीपल चेज की अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। 3000 मीटर स्टीपल चेज के अंदर है वो यहाँ पे वाटर जंप है वो कितने यहाँ पे रहेंगे वो बताना है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे टोटल वाटर जंप 3000 मीटर में कितने हो गए तो यहाँ पे 35 जंप होते हैं टोटल, जिसमें से वाटर जंप 7 और हर्डल जंप है वो 28 होते हैं। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो टोटल यहाँ पे 35 होएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 7 वाटर जंप यहाँ पे रहने वाले हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, 3000 मीटर दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3000 मीटर स्टीपल चेज में कुल हर्डल जंप कितने होते हैं दोस्तों। अभी जस्ट मैंने बताया है, अगर आपने ध्यान से सुना है तो उसके अंदर है वो हर्डल जंप है वो कितने रहेंगे वो अपने को यहाँ पे बताना है। 3000 मीटर स्टीपल चेज के अंदर जो हर्डल जंप है वो यहाँ पे कितने रहने वाले हैं। देखिए दोस्तों, मैंने बताया था कि 3000 मीटर स्टीपल चेज में टोटल 35 जंप होते हैं, उनमें से वाटर जंप है वो कितने रहेंगे 7 और हर्डल जंप है वो कितने रहेंगे 28। तो यहाँ पे वाटर जंप कितने रहेंगे और हर्डल जंप है वो कितने रहेंगे और टोटल है वो कितने। तो इस प्रकार अपने को यहाँ पे तीनों ही जो डिजिट हैं उनको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों 28 इसके अंदर हर्डल जंप और साथ ही में दोस्तों यहाँ पे 7 इसमें है वो वाटर जंप यहाँ पे रहते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, 3000 मीटर स्टीपल चेज में कौन सा वाटर जंप होता है दोस्तों। यहाँ पे वाटर जंप है वो कौन सा जंप रहेगा वो अपने को यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर बताना दोस्तों यहाँ पे। अब देखिए दोस्तों, मैंने बताया था कि 3000 मीटर स्टीपल चेज के अंदर है वो कितने वाटर जंप होते हैं दोस्तों। तो उसके अंदर 35 टोटल जंप होते हैं, जिनमें से 7 वाटर जंप होते हैं और 28 यहाँ पे क्या हो गए हर्डल जंप। तो यहाँ पे वाटर जंप है वो कौन सा नंबर का आ जाएगा तो अपन 28 में 7 का भाग देंगे तो 4। प्रत्येक चौथा यानी प्रत्येक चौथा जंप होगा, हर 4 जंप के बाद में वो यहाँ पे वाटर जंप आता जाएगा। तो इस प्रकार 7 वाटर जंप यहाँ पे होते हैं। तो प्रत्येक चौथा जंप रहेगा, इसका आंसर सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रत्येक चौथा जंप यहाँ है वो वाटर जंप यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों पे क्वेश्चन नंबर 5। क्लास को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करते रहे दोस्तों, शेयर और लाइक में कमी ना छोड़े। क्वेश्चन नंबर 5, स्टीपल चेज में हर्डल की चौड़ाई है वो कितनी रहेगी वो अपने को यहाँ पे बताना है। हर्डल की चौड़ाई पूछी गई दोस्तों, ये हर्डल है मान लो,
इस हर्डल की जो चौड़ाई है वो अपने को यहाँ पे बताना है। ये वाली हर्डल की जो चौड़ाई है ये कितनी रहने वाली है। ऊंचाई अपन ने देखी थी दोस्तों यहाँ पे 1.067 मीटर थी पुरुष के अंदर, और महिला के अंदर देखें तो उसकी यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे कितनी रहने वाली है, तो वो 84 मीटर रहेगी। लेकिन यहाँ पे स्टीपल चेज में जो हर्डल की चौड़ाई पूछी गई है क्वेश्चन नंबर 5, और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 3.94 मीटर, 3.94 मीटर यहाँ पे रहने वाली है हर्डल की चौड़ाई। तो 3.94 मीटर यहाँ पे इसकी चौड़ाई होती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दोस्तों, होप स्टेप और जंप किस खेल को कहा जाता है। होप स्टेप जंप दोस्तों यहाँ पे 3 नाम दिए गए हैं, होप स्टेप और जंप। ये किस खेल को कहा जाता है, लॉन्ग जंप, हाई जंप, पोल वॉल्ट या फिर ट्रिपल जंप। जितने भी दोस्त जुड़े हैं क्लास को शेयर और लाइक करें दोस्तों, फिर शेयर और लाइक में कमी ना छोड़े, एक बार शेयर और लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे ट्रिपल जंप। जो ट्रिपल जंप होता है जिसे अपन त्रिकूद के नाम से जानते हैं, उसे अपन होप स्टेप और जंप के नाम से इसे जाना जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से लंबी कूद की तकनीक कौन सी है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर टेक्निक ऑफ लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप की अपन को यहाँ पे टेक्निक है वो कौन सी यहाँ पे रहने वाली है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों यहाँ पे लंबी कूद की बात कर रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ पे ये इसका क्या होता है दोस्तों, ये लैंडिंग एरिया होता है, और ये इसका क्या हो गया दोस्तों यहाँ पे रनवे होता है। तो ये होप जो इसकी लॉन्ग जंप के अंदर है दोस्तों यहाँ पे इसमें कौन सी टेक्निक अपनाई जाती है, हैंग स्टाइल, सेल स्टाइल, हिच किक या फिर उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 7, तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑल ऑफ द अबाउ, यानी इसके अंदर हैंग स्टाइल भी होती है, सेल स्टाइल भी होती है और हिच किक, ये तीनों प्रकार के हैं वो लॉन्ग जंप से संबंधित यहाँ पे टेक्निक रहने वाली है। नेक्स्ट और आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से ऊंची कूद की तकनीक कौन सी है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर टेक्निक ऑफ हाई जंप की बात कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे हाई जंप की बात कर रहे हैं, वो यहाँ पे कौन सी टेक्निक यहाँ पे रहने वाली है। स्ट्रेडल, ईस्टर्न रोल, वेस्टर्न रोल, सीजन फॉल्स फ्री फ्लोप या फिर उपरोक्त सभी। दोस्तों यहाँ पे हाई जंप की बात कर रहे हैं, तो हाई जंप में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे एपरेट्स लगे हुए होते हैं, तो ये अपने क्या है एपरेट्स, और इसके ऊपर जो हाई जंप की ये क्रॉस बार होती है, तो इसके ऊपर से खिलाड़ी यहाँ पे जाता है। तो यहाँ पे कौन सी यहाँ पे टेक्निक रहेगी क्वेश्चन नंबर 8, और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर देखो यहाँ पे उपरोक्त सभी, यानी स्ट्रेडल, ईस्टर्न रोल, वेस्टर्न रोल और सीजर फॉल्स फ्री फ्लोप है वो यहाँ पे किसकी रहेगी दोस्तों, यहाँ पे टोटल है वो हाई जंप की टेक्निक यहाँ पे रहने वाली है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दोस्तों यहाँ पे ऊंची कूद में, दोस्तों यहाँ पे ऊंची कूद में प्रत्येक सफल ऊंचाई के बाद कितनी ऊंचाई बढ़ाई जाती है। दोस्तों यहाँ पे कितनी बढ़ाई जाती है वो अपने को यहाँ पे बताना है, यानी इन हाई जंप बाई हाउ मच आर द बार रिलीज आफ्टर ईच सक्सेसफुल हाइट की बात कर रहे हैं अपन। यानी एक बार हाई जंप के अंदर मान लो व्यक्ति ने इतनी ऊपर से कूदा, तो अगली बार है फिर यहाँ पे हाइट की बढ़ाया जाएगा, फिर अगर उसके ऊपर कूदा तो फिर हाइट बढ़ेगी ऊपर क्रॉस बार की। तो वो प्रत्येक बार कितनी बढ़ाई जाती है, 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर या फिर 4 या 6। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 के अंदर बताना है, और सही आंसर रहेगा दोस्तों ऊंची कूद हाई जंप में प्रत्येक सफल ऊंचाई के बाद 2 सेंटीमीटर की हाइट बढ़ाई जाती है। यानी एक बार कूदने के बाद फिर 2 सेंटीमीटर, फिर अगर कूद जाता है फिर 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, इस प्रकार आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 रहेगा दोस्तों यहाँ पे निम्न में से शॉर्टपुट की तकनीक कौन सी है। दोस्तों यहाँ विच फॉलोइंग ऑफ द आर शॉर्टपुट टेक्निक की पूछी गई है, वो अपने यहाँ पे बताना है कि शॉर्टपुट की जो टेक्निक है वो कौन सी है। शॉर्टपुट जिसे अपन गोला फेंक के नाम से जानते हैं, गोला फेंक, तो इसकी फेंकने की जो टेक्निक है वो कौन सी यहाँ पे रहने वाली है वो अपने को यहाँ पे बताना है। तो डिस्कस पुट, पेरी ओब्राइन, ग्लाइडिंग या फिर उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर बताना है दोस्तों यहाँ पे, यानी दोस्तों यहाँ पे इसको डिस्कोपट करना पड़ेगा थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर ए ऑप्शन को आप करेक्शन कर लो, इसको अपन डिस्कोपट बोलते हैं, डिस्कोपट, पेरी ओब्राइन, ग्लाइडिंग या फिर उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 10 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे उपरोक्त सभी इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों, क्योंकि डिस्कोपट, पेरी ओब्राइन और ग्लाइडिंग ये किसकी रहेगी,
तीनों की तीनों टेक्निक है यहाँ पे शॉटपुट से संबंधित रहेगी। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 11 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11, पुरुषों में हैमर की लंबाई कितनी होती है? व्हाट इज द लेंथ ऑफ हैमर इन मैन? जो हैमर थ्रो है उसकी लंबाई है पुरुष के अंदर कितनी होती है? दोस्तों ये हैमर की चेन होती है और इसके ऊपर आगे हैमर थ्रो होता है जो गोला लगा होता है, ये इसकी चेन होती है और ये इसका पकड़ने का यहाँ पे हैंडल होता है। तो इसके अंदर जो पुरुषों के अंदर हैमर की लंबाई कितनी रहेगी वो अपने को यहाँ पे बताना है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 1175 से 1215 mm, यानी 1175 से 1215 mm है वो यहाँ पे हैमर की टोटल लंबाई है वो दोस्तों यहाँ पे पुरुष के अंदर रहेगी। एक बार क्लास को सभी दोस्त जो नए जुड़े हैं क्लास को शेयर और लाइक कर दे दोस्तों, शेयर और लाइक में कमी ना जुड़े। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए दोस्तों 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए दोस्तों, जेवलिन थ्रो में प्रतिबंधित रेखा की चौड़ाई कितनी होती है? दोस्तों यहाँ पे जेवलिन थ्रो की बात कर रहे हैं, उसके अंदर है प्रतिबंधित रेखा की है चौड़ाई कितनी है। व्हाट इज द विड्थ ऑफ फाउल लाइन ऑफ जेवलिन थ्रो? फाउल लाइन की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे इंग्लिश के अंदर देखिए फाउल लाइन की बात कर रहे हैं जेवलिन थ्रो में, तो उसकी जो विड्थ है चौड़ाई है वो कितनी रहेगी? 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 18 या फिर 7 सेंटीमीटर। जेवलिन की बात कर रहे हैं दोस्तों, उसमें जो फाउल है तो उसकी यहाँ पे चौड़ाई कितनी है? दोस्तों ये रनवे होता है और ये इसके अंदर है वो पाथ लगा हुआ आता है जेवलिन के लिए, ये इसके जेवलिन के लिए आर्च होता है और इसका सेक्टर होता है। तो इस जो जेवलिन के अंदर है वो यहाँ पे फाउल, जिसे अपन स्टॉप बोर्ड भी बोलते हैं, यहाँ पे इससे आगे जाने पर फाउल होता है। तो ये इसकी मोटाई कितनी रहेगी? क्वेश्चन नंबर 12 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों 7 सेंटीमीटर है। सबसे ज़्यादा मोटी लाइन होती है वो यहाँ पे जेवलिन थ्रो की दोस्तों यहाँ पे फाउल लाइन, जिसे अपन स्टॉप लाइन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 13 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से जेवलिन थ्रो की तकनीकी कौन सी है? दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग आर जेवलिन थ्रो टेक्निक की बात कर रहे हैं अपन, तो जेवलिन थ्रो की जो टेक्निक है वो कौन सी रहेगी वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों जो जेवलिन होता है उस जेवलिन का वजन देखें तो जेवलिन पुरुष के अंदर है वो 800 ग्राम होता है और महिला के अंदर है दोस्तों यहाँ पे 600 ग्राम यहाँ पे वजन होता है। लेकिन इसको जो फेंकने की टेक्निक होती है फिनिश होल्ड, अमेरिकन ग्रिप, हंगेरियन ग्रिप या फिर उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 13 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों है अमेरिकन ग्रिप, हंगेरियन और ये फिनिश होल्ड है, ये सभी है जेवलिन थ्रो की टेक्निक यहाँ पे रहने वाली है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14, पेंटाथलन की प्रथम व अंतिम स्पर्धा कौन सी है? दोस्तों पेंटाथलन की प्रथम और अंतिम, विच आर द फर्स्ट एंड लास्ट इवेंट ऑफ पेंटाथलन की बात कर रहे हैं दोस्तों अपन, वो कौन सी है वो अपने को यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें दोस्तों पेंटाथलन, जिसमें पहली और अंतिम स्पर्धा कौन सी है? क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे लंबी कूद और 1500 मीटर की दौड़ है, यानी लॉन्ग जंप और 1500 मीटर है वो यहाँ पे पेंटाथलन की प्रथम और अंतिम स्पर्धा यहाँ पे रहने वाली है। क्लास को एक बार शेयर और लाइक कर दे दोस्तों, जितने भी दोस्त जुड़े हैं शेयर और लाइक में कमी ना छोड़े। जितने भी दोस्त जुड़े हैं शेयर और लाइक बहुत कम रहते हैं, तो आप शेयर और लाइक करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 15 देखें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15, ओक्टाथलन की प्रथम व अंतिम इवेंट कौन सी है? दोस्तों ओक्टाथलन की बात करें जिसमें 8 इवेंट होते हैं, उसमें से है वो फर्स्ट और लास्ट इवेंट कौन सा है वो अपने को यहाँ पे बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप ले लाए जा रहे हैं दोस्तों, कंटिन्यू आप 9,999 क्वेश्चंस की जो प्रश्न उत्तरी है उसको आप लास्ट तक लेंगे तो आपका 95% मैं बार बार बोलता हूँ, एक भी क्वेश्चन आपको बहुत कम यहाँ पे बाहर जाने का मौका मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 15 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे ओक्टाथलन के अंदर है वो 110 मीटर और लास्ट में 100 मीटर दौड़ है, वो इसकी फर्स्ट और लास्ट यहाँ पे इवेंट रहने वाली है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ पे 16, क्वेश्चन नंबर 16, राजस्थान से एथलेटिक्स में द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे मिला है? दोस्तों हु रिसीव्ड द्रोणाचार्य अवार्ड इन एथलेटिक्स फ्रॉम राजस्थान की बात कर रहे हैं अपन, वो यहाँ पे कौन है? एथलेटिक्स है वो राजस्थान से द्रोणाचार्य अवार्ड है वो किसको दिया गया है? दोस्तों द्रोणाचार्य अवार्ड जिसकी स्थापना 1985 के अंदर की गई थी, कोच को दिया जाने वाला अवार्ड होता है, तो इसको राजस्थान से किसको दिया गया था पहली बार? क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे राजस्थान से एथलेटिक्स में द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे मिला है? तो प्रोफेसर यहाँ पे करण सिंह को, RD सिंह को, वीरेंद्र पूनिया को या फिर उपरोक्त सभी, तो सभी को यहाँ पे राजस्थान से है एथलेटिक्स के अंदर है वो यहाँ पे
द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया है, जिसमें राजस्थान से प्रथम है वो कर्ण सिंह को, प्रोफेसर कर्ण सिंह को दिया गया था, जो 1995 को यहाँ पे दिया गया था। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 17 देखें दोस्तों। बैडमिंटन खेल के अन्य नाम क्या है? दोस्तों यहाँ पे व्हाट आर द अदर नेम ऑफ बैडमिंटन की बात कर रहे हैं। बैडमिंटन के दो अन्य नाम है, उसे किस नाम से जाना जाता है? बेटलडोर, शटलकॉक, या फिर जू द वॉयलेट, या उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर बताना है दोस्तों। चलो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे उपरोक्त सभी है वो यहाँ पे सही आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे बेटलडोर, शटलकॉक या जू द वॉयलेट, यहाँ पे तीनों ही नाम है वो यहाँ पे बैडमिंटन के उपनाम रहेंगे। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 18 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18, बैडमिंटन खेल का नाम किसने रखा? दोस्तों यहाँ पे हु नेम्ड द बैडमिंटन गेम, जो गेम का नाम है वो किसने रखा है वो अपने यहाँ पे बताना है कि बैडमिंटन है वो बैडमिंटन है, इससे पहले दूसरा नाम था, तो बैडमिंटन नाम रखा गया वो किसके द्वारा रखा गया? क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर बताना है और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे बैडमिंटन का जो नाम रखा गया था बैडमिंटन, वो ड्यूक ऑफ ब्यूफोर्ड के द्वारा रखा गया था। एक संस्था है दोस्तों यहाँ पे, जो ड्यूक ऑफ ब्यूफोर्ड है वो यहाँ पे इसके द्वारा है वो बैडमिंटन का नाम रखा गया था। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 19 देखे दोस्तों। बैडमिंटन में नेट की जमीन से ऊंचाई जमीन से कितनी होती है? यानी व्हाट आर द हाइट ऑफ बैडमिंटन नेट फ्रॉम ग्राउंड, यानी बैडमिंटन नेट की जो हाइट होती है ग्राउंड से ज़मीन से वो यहाँ पे कितनी रहेगी वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों ये मान लीजिए पोल है और दोनों ही पोलों के अंदर है वो यहाँ पे ये बैडमिंटन का नेट लगा हुआ है, जो नेट लगा हुआ होता है ये वाला, इसकी है वो सरफेस से है वो यहाँ पे हाइट है वो कितनी रहने वाली है, ग्राउंड से हाइट कितनी रहने वाली है? क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे ए और बी। ध्यान रखना है क्वेश्चन नंबर 19 में ए और बी, यानी फिट में देखें तो इसकी फिट में 5 फीट रहेगी और मीटर में देखें तो 1.52 मीटर रहेगी, यानी फिट और मीटर दोनों में सेम मेजरमेंट ध्यान रखना है। तो मीटर में पूछे तो 1.52 मीटर और फिट में पूछे तो 5 फीट, तो आंसर ए और बी इसका सही आंसर यहाँ पर रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 20 देखें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20, 29वीं विश्व हैंडबॉल चैंपियनशिप 2025 का विजेता कौन सा है? दोस्तों करंट अफेयर्स का क्वेश्चन भी इसमें शामिल किया गया है कि हु वॉन द 29 मैन ऑफ वर्ल्ड हैंडबॉल चैंपियनशिप 25। 2025 में विश्व हैंडबॉल चैंपियनशिप जो पुरुष के अंदर है उसका विजेता यहाँ पे कौन है? दोस्तों लगभग अपन ने नवाचार की स्टार्ट पे नवाचार करने की कोशिश की है कि कभी कभी अपन प्रश्नोत्तरी के अंदर 5 या 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी अपन शामिल करते चलेंगे। तो 29वीं जो पुरुष विश्व हैंडबॉल चैंपियनशिप 2025 है उसका विजेता यहाँ पे डेनमार्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे डेनमार्क। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 रहेगा दोस्तों यहाँ पे 1946 में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय हैंडबॉल महासंघ का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों इंटरनेशनल हैंडबॉल फेडरेशन जिसे अपन IHF के नाम से जानते हैं 1946 में इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है वो अपने को यहाँ पे बताना है। विश्व हैंडबॉल अंतर्राष्ट्रीय हैंडबॉल महासंघ विश्व हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हैंडबॉल फेडरेशन की बात कर रहे हैं, उसका जो मुख्यालय है जिसकी स्थापना 1946 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 21 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो रहने वाला है बेसल स्विट्जरलैंड के अंदर। बेसल जो स्विट्जरलैंड है उसके अंदर है वो विश्व हैंडबॉल महासंघ का मुख्यालय है जिसकी स्थापना 1946 के अंदर यहाँ पे की गई थी। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 22 देखिए दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय तैराकी महासंघ का गठन कब हुआ? यानी व्हेन वाज द इंटरनेशनल स्विमिंग फेडरेशन जिसे अपन फीना के नाम से जानते हैं, फीना के नाम से जानते हैं इसे, तो इसका है वो गठन कब हुआ वो अपने यहाँ पे बताना है। अंतर्राष्ट्रीय तैराकी महासंघ फेडरेशन इंटरनेशनल दी नेसेज की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे फीना। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों पे 1908 के अंदर है वो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय तैराकी महासंघ का यहाँ पे गठन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 1908 के अंदर है फीना की यहाँ पे फेडरेशन है वो बनाई गई थी। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 23 देखे दोस्तों।
भारतीय तैराकी महासंघ की स्थापना कब हुई? वेन वाज द स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी SFI की बात कर रहे हैं, उसकी स्थापना कब हुई वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों विश्व तैराकी महासंघ की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व तैराकी महासंघ जिसे अपन फिना के नाम से जानते हैं, FINA, जो फिना की स्थापना हुई थी वो 1908 को हुई थी। दोस्तों आपने को ध्यान रखना है। लेकिन भारत के अंदर है भारतीय तैराकी महासंघ SFI, स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात है, तो वो कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 और सही आंसर रहेगा 1948, 1948 के अंदर है वो स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए दोस्तों, विश्व तैराकी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किस देश में हुआ है? दोस्तों यहाँ पे करंट से रिलेटेड जोड़ के पूछा गया है कि विश्व तैराकी चैंपियनशिप 2025 है, उसका आयोजन है वो किस देश में हुआ है? वर्ल्ड एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025 वाज हेल्ड विच कंट्री, ये कौन से देश में इसका आयोजन यहाँ पे किया गया है? सिंगापुर, जापान, भारत, इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 24 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे सिंगापुर के अंदर है, वो ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पे विश्व तैराकी चैंपियनशिप 2025 का है वो आयोजन किया गया है। चलिए दोस्तों, जितने भी दोस्त नए जुड़े हैं क्लास को शेयर और लाइक कर दिए दोस्तों, और क्लास कैसी लग रही है एक बार कमेंट करके बताइए, अच्छी लगी तो शेयर जरूर करिए दोस्तों। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 रहेगा दोस्तों यहाँ पे 200 व 400 मीटर व्यक्तिगत मेडले रिले में तैराकी कौन सी तकनीकें होती हैं? दोस्तों यहाँ पे 200 और 400 मीटर की अपन बात कर रहे हैं, उसमें व्यक्तिगत मेडले रिले के अंदर है तैराकी के अंदर, वो कौन सी टेक्निक रहेगी? बटरफ्लाई, बैक स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक एंड फ्री स्टाइल, या फिर उपरोक्त सभी। दोस्तों एथलेटिक्स से गेम से संबंधित भी अपन ने क्वेश्चन धीरे धीरे डालने स्टार्ट कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 25 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे उपरोक्त सभी, यानी इसके अंदर बटरफ्लाई वाली, बैक स्ट्रोक भी और ब्रेस्ट और फ्री स्टाइल, ये 200 और 400 मीटर के अंदर व्यक्तिगत मेडले रिले के अंदर यहाँ पे स्विमिंग की टेक्निक रहेगी। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 26 देखिए दोस्तों, तैराकी में अधिकतम कितने अंक दिए जा सकते हैं? दोस्तों यहाँ पे व्हाट इज द मैक्सिमम स्कोर अवार्डेड इन स्विमिंग की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम स्कोर है वो स्विमिंग के अंदर है वो कितने दिए जा सकते हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है, 50, 20, 10 या फिर 5। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26 की बात करें दोस्तों यहाँ पे, और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 10 मैक्सिमम तैराकी के अंदर है वो यहाँ पे किसी भी इवेंट्स के अंदर है वो यहाँ पे कितने अंक दिए जा सकते हैं? तो 10 अंक यहाँ पे मैक्सिमम किसी भी इवेंट्स के अंदर, जैसे बटरफ्लाई हुई, स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक, तो इनके अंदर हमें मैक्सिमम 10 नंबर यहाँ पे दिए जा सकते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 27, किस कुश्ती शैली में पकड़ केवल कमर से ऊपर की होती है? दोस्तों यहाँ पे पकड़ होती है विन इच रेसलिंग स्टाइल आर होल्ड अलाउड ओनली अबाउ द ब्रेस्ट, यानी कमर से ऊपर की, अबाउ कमर से ऊपर की जो पकड़ होती है वो कौन सी यहाँ पे कुश्ती की पकड़ शैली में रहेगी? यानी फ्री स्टाइल में रहेगी, ग्रीको रोमन या उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। यानी अपोजिट खिलाड़ी है, अपोनेंट खिलाड़ी है, उसको है वो कमर से ऊपर ही अपन इसको पकड़ेंगे, कमर से नीचे वाले भाग में नहीं पकड़ेंगे, ये अपने को यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 27 जो सही आंसर रहेगा दोस्तों, जो ग्रीको रोमन कुश्ती है, ग्रीको रोमन की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे, ग्रीको रोमन में है वो अपोनेंट खिलाड़ी है, विपक्ष खिलाड़ी है, वो विरोधी खिलाड़ी को क्या करता है दोस्तों यहाँ पे कमर से ऊपर तक ही पकड़ता है, पैरों कमर से नीचे यहाँ पे पकड़ता है, तो वो फाउल माना जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 28 देखिए दोस्तों, विश्व कुश्ती महासंघ का गठन कब हुआ? जिसे अपन फिला बोलते हैं दोस्तों यहाँ पे, व्हेन वाज द वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन फाउंडेड, वो यहाँ पे बताना है दोस्तों। फिला जिसे अपन फेडरेशन इंटरनेशनल लेसर एसोसिएशन के नाम से भी जानते हैं, विश्व कुश्ती महासंघ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 1912 के अंदर है वो यहाँ पे ध्यान रखना, विश्व कुश्ती महासंघ का गठन यहाँ पे हुआ था, विश्व कुश्ती महासंघ का गठन 1912 में हुआ था। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 29 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29, अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? दोस्तों करंट से रिलेटेड जोड़ के पूछा गया है, करंट से जोड़ के पूछा गया है दोस्तों कि अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? अमेरिका, बेलग्रेड, संयुक्त अरब अमीरात या फिर बुल्गारिया। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29
और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे बुल्गारिया के अंदर है, वो ध्यान रखना है, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप अंडर 20 का यहाँ पे आयोजन किया गया है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 30 देखे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30, कुश्ती मुकाबले दोस्तों यहाँ पे कुश्ती मुकाबले की अवधि है, वो खेल अवधि है, वो कितनी रहती है। व्हाट इज द टोटल ड्यूरेशन ऑफ रेसलिंग बाउट की बात कर रहे हैं। जो रेसलिंग का बाउट है वो कितना यहाँ पे मिनट का होता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। चलिए दोस्तों, क्लास को शेयर और लाइक भी करते रहे, शेयर और लाइक में कमी ना छूटे। क्वेश्चन नंबर 30 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 30 के अंदर वो 3-3 मिनट के 2 राउंड होते हैं दोस्तों। यहाँ पे 2 राउंड ऑफ 3-3 मिनट्स होते हैं। टोटल यहाँ पे 6 मिनट की कुश्ती होती है, जिसमें 2 राउंड यहाँ पे करवाए जाते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए दोस्तों यहाँ पे, प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला प्रशिक्षक कौन है। हु इज द फर्स्ट फीमेल कोच ऑफ रिसीव द्रोणाचार्य अवार्ड। दोस्तों फर्स्ट फीमेल कोच के बारे में पूछा गया है कि फर्स्ट जो फीमेल कोच है द्रोणाचार्य अवार्डी, वो कौन यहाँ पर रहने वाली है। फर्स्ट फीमेल कोच की बात की जा रही है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 के अंदर बताना है, द्रोणाचार्य अवार्ड जो 1985 को शुरू हुआ था दोस्तों यहाँ पे, लेकिन प्रथम महिला कौन है प्रशिक्षक कोच जिसको दिया गया। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो रहने वाला है हंसा शर्मा है दोस्तों। यहाँ पे वो यहाँ पे रहेगी प्रथम महिला जो जिसको द्रोणाचार्य अवार्ड यहाँ पे दिया गया था। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए दोस्तों, पैरा स्पोर्ट्स के लिए प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार है वो प्राप्त प्रशिक्षक कौन है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों अपन ने प्रथम महिला देख लिया था कि हंसा शर्मा थी, लेकिन यहाँ पे पैरा स्पोर्ट्स के तौर पर देखा जाए तो पैरा स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं दोस्तों अपन, तो उसके लिए है वो फर्स्ट कोच है वो कौन है जो द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32 की बात करें दोस्तों अपन, और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे रिपुदमन सिंह। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32 जो रिपुदमन सिंह है वो दोस्तों वो प्रथम यहाँ पे ध्यान रखना है प्रथम पैरा कोच रहेंगे जिसे द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया था, और ये दोस्तों यहाँ पे राजस्थान से संबंधित है, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। साथ ही में दोस्तों मैं आपको बताऊँ तो ये 2006 में इसको यहाँ पे ये अवार्ड यहाँ पे दिया गया था। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 33 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33, आईओसी के वर्तमान अध्यक्ष क्रिस्टी कोवेंट्री कौन से क्रम के अध्यक्ष हैं। दोस्तों यहाँ पे जो वर्तमान अध्यक्ष क्रिस्टी कोवेंट्री है वो कौन से क्रम के अध्यक्ष हैं, वो अपने को यहाँ पे बताना है। आईओसी के वर्तमान अध्यक्ष क्रिस्टी कोवेंट्री कौन से क्रम के अध्यक्ष हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 10वें क्रम की है, यहाँ पे 10वें क्रम से संबंधित रहेगी। और पहली अफ्रीकन भी है दोस्तों, यहाँ पे अफ्रीकन भी है जो जिम्बाब्वे से संबंधित है, जिम्बाब्वे देश की है। प्रथम महिला भी है, ये भी ध्यान रखना है प्रथम महिला है। अभी तक आईओसी की प्रथम महिला अध्यक्ष भी क्रिस्टी कोवेंट्री रहेगी। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 34 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34 रहेगा दोस्तों, वर्तमान में आईओसी के सदस्य राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की संख्या कितनी है। आईओसी की जो सदस्य राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है प्रत्येक देश की, वो इसकी संख्या यहाँ पे वर्तमान में कितनी है वो बताना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 205 है यहाँ पे सदस्य, यानी जो जितने भी देशों की नेशनल ओलंपिक कमेटी एनओसी है, नेशनल ओलंपिक कमेटियाँ है, वो यहाँ पे 205 यहाँ पे रहने वाली है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 35 देखिए दोस्तों, किस आईओसी सत्र में थॉमस बॉक को जैक्स रोगे के स्थान पर अध्यक्ष चुना गया था। दोस्तों यहाँ पे जो थॉमस बॉक थे जो पूर्व यहाँ पे 90 नंबर के थे, उसको जैक्स रोगे के स्थान पर अध्यक्ष चुना गया था, वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों थॉमस बॉक को यानी 8वें नंबर पे के कौन थे जैक्स रोगे, 9 नंबर के कौन थे थॉमस बॉक, और 10 नंबर के क्रिस्टी कोवेंट्री जो वर्तमान अध्यक्ष है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों 125वें सत्र में है वो यहाँ पे थॉमस बॉक को जैक्स रोगे के स्थान पे चुना गया था। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 36 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36, आईओसी के पूर्व अध्यक्ष जैक्स रोगे ने किस ओलंपिक में भाग लिया था। दोस्तों कौन से ओलंपिक के अंदर है वो जैक्स रोगे ने भाग लिया था। जो 8वें नंबर के अध्यक्ष है दोस्तों जैक्स रोगे, उसने कौन से ओलंपिक के अंदर है वो यहाँ पे पार्टिसिपेट यहाँ पे किया था।
और जितने भी दोस्त जुड़े हैं दोस्तों यहाँ पे क्लास को शेयर और लाइक करें, और क्लास कैसी लग रही है उसको वो भी कमेंट करके आप ज़रूर बताएं मेरे को एक बार। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 36 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 1968 का जो मैक्सिको सिटी ओलंपिक था उसके अंदर है दोस्तों यहाँ पे जैक्स रोगे ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए दोस्तों यहाँ पे पीटी ऊषा ने, पीटी ऊषा की बात करें दोस्तों अपन, क्वेश्चन नंबर 37 देखिए दोस्तों यहाँ पे पीटी ऊषा ने 400 मीटर दौड़ में 400 मीटर के अंदर है वो चौथा स्थान किस ओलंपिक में प्राप्त किया था, वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों पीटी ऊषा है जो वर्तमान में क्या है IOA की जो प्रेसिडेंट है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1927 के अंदर हुई थी, उसकी वर्तमान अध्यक्ष है। और उसने कौन से ओलंपिक के अंदर है वो चौथा स्थान प्राप्त किया था, 400 बाधा दौड़, 400 मीटर हर्डल दौड़ की बात करें दोस्तों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 1984 का जो लॉस एंजल्स ओलंपिक था, इस लॉस एंजल्स ओलंपिक के अंदर है पीटी ऊषा ने 400 मीटर हर्डल दौड़ के अंदर है वो 4th पोजीशन यहाँ पे प्राप्त की थी। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 38 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि किस ओलंपिक के बाद समर व विंटर ओलंपिक 2 वर्ष के अंतराल पर आयोजित करवाए जा रहे हैं। दोस्तों कौन सा ओलंपिक है जिसके बाद में 2 वर्ष के बाद में समर और विंटर ओलंपिक कंटिन्यू यहाँ पे करवाए जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 38 भी दोस्तों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 1992 का जो बार्सिलोना ओलंपिक था दोस्तों यहाँ पे, उस ओलंपिक के बाद में है वो 2-2 साल के अंतराल पर है कंटिन्यू यहाँ पे समर और विंटर करवाई जा रही है। यानी ये समर ओलंपिक, इसके बाद में 1994 में पहला विंटर ओलंपिक, फिर 96 के अंदर है दोस्तों यहाँ पे वो यहाँ पे समर ओलंपिक, इस प्रकार यहाँ पे कंटिन्यू करवाए जा रहे हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए दोस्तों यहाँ पे मिल्खा सिंह ने 400 मीटर दौड़ में चौथा स्थान किस ओलंपिक में प्राप्त किया। दोस्तों यहाँ पे मिल्खा सिंह जिसे फ्लाइंग सिख के नाम से जानते हैं, उसने 400 मीटर दौड़ के अंदर चौथा स्थान है वो किस ओलंपिक में प्राप्त किया था, वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों पीटी ऊषा ने 400 मीटर बाधा दौड़ के अंदर 400 मीटर बाधा दौड़ स्टीपल चेज के अंदर 1984 का जो लॉस एंजल्स ओलंपिक हुआ था उसके अंदर चौथा स्थान प्राप्त किया था। अब ये सिर्फ 400 मीटर दौड़ की बात कर रहे हैं जिसमें मिल्खा सिंह फ्लाइंग सिख के नाम से जानते हैं, उसने 400 मीटर दौड़ में चौथा स्थान कौन से ओलंपिक में, 39 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 1960 का जो रोम ओलंपिक हुआ था उसके अंदर है दोस्तों यहाँ पे मिल्खा सिंह ने चौथा स्थान यहाँ पे प्राप्त किया था। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 40 देखे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40 रहेगा दोस्तों यहाँ पे किस ओलंपिक में इजराइल टीम पर आतंकवादी हमला हुआ था। दोस्तों यहाँ पे कौन सा ओलंपिक है जिसमें इजराइल पर आतंकवादी हमला हुआ था, वो अपने को यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 के अंदर बताना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 40 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है 1972 का जो म्यूनिख ओलंपिक था जो पश्चिम जर्मनी में संबंधित है, उस समय है वो इजराइल पर दोस्तों यहाँ पे आतंकवादी हुआ था। 1972 का जो म्यूनिख ओलंपिक पश्चिम जर्मनी से संबंधित रहेगा, आतंकवादी यहाँ पे हमला हुआ था। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 41 देखिए दोस्तों। कुबर्टीन की अध्यक्षता में अंतिम ओलंपिक कौन सा था। दोस्तों यहाँ पे कुबर्टीन की अध्यक्षता में है वो अंतिम ओलंपिक है वो कौन सा था, वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों कुबर्टीन अध्यक्ष कब बने थे, तो वो 1896 से 1925 के अंदर बने थे और सबसे लंबे समय तक लगभग 29 साल तक दोस्तों यहाँ पे IOC का अध्यक्ष रहे थे, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो अंतिम ओलंपिक कौन सा रहेगा दोस्तों यहाँ पे आपको हिंट भी दे दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 41 और सही आंसर रहेगा दोस्तों 1924 का पेरिस ओलंपिक, क्योंकि इनका कार्यकाल था दोस्तों यहाँ पे 1925 तक था, तो यहाँ पे सही आंसर रहेगा 1924 का जो पेरिस ओलंपिक था वो कुबर्टीन की अंतिम अध्यक्षता में ओलंपिक रहेगा। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 42 किस प्रतियोगिता में एक मैच हारती टीम बाहर हो जाती है। दोस्तों कौन सी यहाँ पे टूर्नामेंट रहने वाला है एलिमिटेड कि जिसके अंदर टीम एक बार हार जाती है तो बाहर हो जाती है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों यहाँ पे विच टूर्नामेंट डज टीम गेट एलिमिटेड आफ्टर 1 लॉस। एलिमिटेड मतलब यहाँ पे बाहर हो जाती है एक हार के बाद ही, तो राउंड रोबिन, एलिमिनेशन, कॉम्बिनेशन या फिर बर्जर।
क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 42 के अंदर बताना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 42 और सही आंसर है दोस्तों एलिमिनेशन, जिसे अपन नॉकआउट प्रतियोगिता भी बोलते हैं दोस्तों। इसे अपन नॉकआउट प्रतियोगिता भी इसे बोलते हैं, जिसमें टीम एक बार हार जाती है तो प्रतियोगिता से तुरंत बाहर यहाँ पे कर दी जाती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 43 में देखें दोस्तों, यदि टीमें पावर ऑफ 2 में है तो बाई कितनी होगी, ये अपने को यहाँ पे बताना है। यदि टीमें पावर ऑफ 2 में जैसे 2 4 8 16 32 तो बाई कितनी होगी, 19 31 9 कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 43 के अंदर बताना दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। यहाँ पे टूर्नामेंट से संबंधित क्वेश्चन है, और जितने भी दोस्त जुड़े हैं क्लास को शेयर और लाइक करें दोस्तों यहाँ पे। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे 43 और सही आंसर रहेगा दोस्तों कोई भी नहीं, क्योंकि दोस्तों अगर टीम नंबर ऑफ पावर ऑफ 2 में है जैसे 2 4 6 2 4 8 16 32 64 128 256 इस प्रकार अगर पावर ऑफ 2 में है तो कोई बाई नहीं दी जाती है। इसके अलावा जो अगर विषम संख्या में होती है तो फिर अपन इसको यहाँ पे बाई की यहाँ पे देते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 44 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 44, श्रेष्ठ टीमों को अंतिम चरण में दोस्तों यहाँ पे जो अच्छी टीमें होती है वो जो अंतिम चरण में स्थान देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। द प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग टॉप टीम डायरेक्टली इनटू फाइनल राउंड इज कॉल्ड सीडिंग, बर्जर, एलिमिनेशन या फिर स्पेशल सीडिंग। दोस्तों अच्छी टीमें होती है वो फिक्चर के अंदर शुरुआत में ही नहीं आती है दोस्तों। यहाँ पे जो पिक्चर के अंदर है वो शुरुआत में ही उनको नहीं खिलाया जाता है, नहीं तो वो अन्य टीमों को हरा देगी। तो इसलिए अच्छी टीमों को है वो अंतिम राउंड में या फिर क्वार्टर राउंड के अंदर यहाँ पे सेलेक्ट किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 44 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों विशेष सीडिंग, स्पेशल सीडिंग के नाम से जानते हैं उसको अपन फाइनल या सेमीफाइनल जगह ही उसको एंट्री यहाँ पे देते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 45 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 रहेगा दोस्तों यहाँ पे साइकिल टेबुलर स्टेयरकेस विधि किस प्रतियोगिता में आती है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। साइकिल टेबुलर स्टेयरकेस विधि है वो किस प्रतियोगिता में रहेगी, नॉकआउट के अंदर रहेगी, लीग के अंदर रहेगी, संयुक्त रहेगी या चैलेंज में रहेगी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 45 के अंदर बताना है दोस्तों, और सही आंसर रहेगा दोस्तों ये फिक्चर डालने की जो विधिया है साइकिलिंग है, टेबुलर है, स्टेयरकेस है, ये लीग पद्धति से संबंधित रहेगी दोस्तों। यहाँ पे लीग टूर्नामेंट से संबंधित यहाँ पे फिक्चर डालने की यहाँ पे मेथड रहेगा। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन देखे दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 देखे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 46 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कनेडियन, ब्रिटिश व अमेरिकन अंक पद्धति किस प्रतियोगिता से संबंधित है। दोस्तों यहाँ पे अंक देने की जो पद्धति है 3 पद्धति आपको नाम दी गई है, जिसमें कनेडियन है, ब्रिटिश पद्धति है और अमेरिकन अंक पद्धति है, वो यहाँ पे किस प्रतियोगिता में दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 46 के अंदर बताना है। क्लास को भी शेयर करिए दोस्तों, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 46 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे लीग पद्धति के अंदर है वो ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पे अंक देने की जो पद्धति रहेगी कनेडियन, ब्रिटिश और अमेरिकन यहाँ पे रहेगी। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 47, 2 प्रतियोगिताओं के मिश्रण को क्या कहते हैं दोस्तों। व्हाट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 टूर्नामेंट्स, वो अपने को यहाँ पे बताना है। 2 टूर्नामेंट्स के जो मिश्रण है उसे अपन किस नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 47 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो कॉम्बिनेशन के नाम से जाना जाता है दोस्तों। यहाँ पे कॉम्बिनेशन वो 4 प्रकार से होता है दोस्तों, लीग कम लीग, नॉकआउट कम नॉकआउट और नॉकआउट कम लीग और लीग कम नॉकआउट। इस प्रकार से यहाँ पे 4 टूर्नामेंट का मिश्रण, 2 टूर्नामेंट का मिश्रण है वो 4 प्रकार यहाँ पे रहेगी, तो कॉम्बिनेशन इसमें सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 48 देखिए दोस्तों। किस प्रतियोगिता में टीमों को छोटे छोटे समूह में बांटा जाता है दोस्तों। यहाँ पे कौन सी प्रतियोगिता है या कौन सा जो टूर्नामेंट है जिसमें टीमों को डिवाइड किया जाता है, वो छोटे छोटे स्मॉल ग्रुप के अंदर है, वो यहाँ पे डिवाइड किया जाता है। लीग, नॉकआउट, कॉम्बिनेशन या फिर चैलेंज। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 48 के अंदर बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कॉम्बिनेशन जो टूर्नामेंट होता है, संयुक्त टूर्नामेंट होता है, उसके अंदर है दोस्तों यहाँ पे
टीमों को है वो छोटे छोटे ग्रुप्स के अंदर यहाँ पे डिवाइड किया जाता है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है यहाँ पे एक डेफिनेशन है दोस्तों यहाँ पे कि खेल प्रशिक्षण खिलाड़ी की तैयारी का मौलिक स्वरूप है। खेल प्रशिक्षण है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग होती है दोस्तों यहाँ पे, ये खिलाड़ी का फंडामेंटल यहाँ पे रहेगा। ये कथन किसने कहा है वो अपने को यहाँ पे बताना है। खेल प्रशिक्षण खिलाड़ी की तैयारी का मौलिक स्वरूप है, ये किसने कहा है दोस्तों। पीरियडाइजेशन से रिलेटेड यहाँ पे पूछी जाती है क्वेश्चन नंबर 49। और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों मेटवेयर, जो पीरियडाइजेशन के जनक भी है दोस्तों एलपी मेटवेयर है यहाँ पे, इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 50 देखे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 50, खेल प्रशिक्षण वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित एक शैक्षणिक प्रक्रिया है। यह परिभाषा किसने दी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछी जाती है बहुत बार। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इज एन एजुकेशनल प्रोसेस बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल हु इज डिफाइंड दिस। खेल प्रशिक्षण वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित एक शैक्षणिक प्रक्रिया है, ये किसके द्वारा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 50 के अंदर बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे डॉक्टर हरदयाल सिंह के द्वारा। डॉक्टर हरदयाल सिंह के द्वारा है वो यहाँ पे खेल प्रशिक्षण वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित एक शैक्षणिक प्रक्रिया, ये परिभाषा यहाँ पे दी गई है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 51 देखें दोस्तों। संक्रमण या क्षतिपूर्ति काल को किस रूप में जाना जाता है दोस्तों। यहाँ पे द ट्रांजिशन ऑफ कंपेंसेशन पीरियड इज नाउ, ये अपने को यहाँ पे बताना है कि संक्रमण या क्षतिपूर्ति काल होता है उसे अपन किस रूप में जानते हैं। बाहर की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी ऑफ लोड, वॉल्यूम ऑफ लोड, डेंसिटी ऑफ लोड या फिर इंटेंसिटी ऑफ लोड, किसके नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 51 और जो सही आंसर है दोस्तों जिसे अपन डेंसिटी ऑफ लोड, भार की घनत्वता के बारे में जाना जाता है कि इसमें जितना काम करवाया गया है, कार्य करवाया गया है, तो उसके मुकाबले इसको रिकवरी दी जाती है। तो भार की घनत्व डेंसिटी ऑफ लोड के आधार पर इसे अपन जाना जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 देखें दोस्तों यहाँ पे प्लाज्मा में निम्न में से कौन सा प्रोटीन नहीं पाया जाता है। दोस्तों प्रोटीन नहीं पूछा गया है वो अपने को बताता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन इज नॉट फाउंड इन प्लाज्मा। प्रोटीन नहीं की बात करें दोस्तों यहाँ पे कौन सा नहीं पाया जाता है। दोस्तों ब्लड का जो संगठन होता है उसमें अंदर 55% प्लाज्मा और 45% कणिका ही पाई जाती है। तो प्लाज्मा के अंदर है वो कौन सा प्रोटीन यहाँ पे नहीं पाया जाता है। एल्ब्यूमिन, ग्लोबिन, फाइब्रिनोजन या सेरेमोनियल। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 52 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो रहने वाला है सेरेमोनियल। जो प्रोटीन है वो यहाँ पे प्लाज्मा के अंदर नहीं पाया जाता है, बल्कि यहाँ पे देखा जाए तो एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन ये तीनों ही प्रोटीन है। साथ ही में प्रोथ्रोम्बिन भी दोस्तों यहाँ पे प्रोथ्रोम्बिन, ये सभी प्रोटीन है वो प्लाज्मा के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 देखें दोस्तों। हृदय को दाएं व बाएं भाग में विभाजित करता है दोस्तों हार्ट विच सेपरेट द हार्ट इनटू राइट एंड लेफ्ट हेवल। दोस्तों यहाँ पे जो हार्ट होता है, जो हृदय है, मान लो ये हृदय है, इस हृदय को दाएं और बाएं भाग के अंदर है वो यहाँ पे कौन डिवाइड करता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। मायोकार्डियम, बाइस्पिड वाल्व, सेप्टम या ट्राइस्पिड वाल्व। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 53 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे सेप्टम। सेप्टम जो दीवार होती है, बीच की दीवार जो दोनों आलिंद और दोनों नीले को यहाँ पे अलग यहाँ पे डिवाइड करती हैं। जो ऊपर के होते हैं वो आलिंद होते हैं, नीचे वाले यहाँ पे नीले होते हैं, तो उनको है वो दाएं और बाएं भाग में जो वो डिवाइड करने का कार्य करती है वो सेप्टम यहाँ पे करता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 54 देखिए दोस्तों। शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है दोस्तों। शरीर की विच इज़ द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ ह्यूमन बॉडी की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, वो अपने को यहाँ पे बताना है। शरीर की सबसे बड़ी धमनी की बात कर रहे हैं। फुफ्फुसीय धमनी, पल्मोनरी आर्टरी, आर्ट्रियोल्स, एरोटा या फिर पल्मोनरी वीन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 54 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों एरोटा। शरीर की सबसे बड़ी धमनी एरोटा होती है, जिसे महाधमनी के नाम से जाना जाता है। इसे अपन महाधमनी कहते हैं, जो बाएं नीले से शरीर शुद्ध रक्त को यहाँ पे शरीर के अंदर बाहर भेजती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 55।
शरीर की एकमात्र शिरा जो शुद्ध रक्त का वहन करती है, द ओनली वैन द कैरी प्योर ब्लड, यानी शरीर में एकमात्र यहाँ पे शिरा कौन सी है जो शुद्ध रक्त लेके जाती है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों यहाँ पे कि जो शरीर में जितनी भी शिरा होती है, वेन होती है, वो सब की सब क्या ले जाती हैं, अशुद्ध रक्त लेके चलती है, इनप्योर यहाँ पे ब्लड लेके चलती है। लेकिन शरीर की एकमात्र शिरा कौन सी रहेगी, क्वेश्चन नंबर 55, और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे पल्मोनरी वेन, फुफ्फुसीय शिरा जिसे अपन जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 पल्मोनरी वेन होती है, वो यहाँ पे शुद्ध रक्त लेके दोस्तों यहाँ पे कहाँ जाती है, तो वो यहाँ पे शरीर के हार्ट के जो दायां आलिंद होता है उसमें यहाँ पे बायां आलिंद होता है उसमें यहाँ पे लेके जाती है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 56 क्वेश्चन नंबर, शरीर की एकमात्र धमनी जो अशुद्ध रक्त वहन करती है। दोस्तों यहाँ पे शरीर की एकमात्र धमनी, आर्टरी की बात कर रहे हैं दोस्तों अपन, तो वो यहाँ पे अशुद्ध रक्त लेके चलती है, वो क्या है। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ कि शरीर में जितनी भी धमनियाँ होती है वो धमनियाँ क्या करती है दोस्तों यहाँ पे शुद्ध रक्त लेके चलती है। धमनी शुद्ध, लेकिन एकमात्र धमनी है जो अशुद्ध रक्त लेके चलती है, उसे अपन पल्मोनरी आर्टरी, फुफ्फुसीय धमनी के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 उससे आंसर रहेगा दोस्तों पल्मोनरी आर्टरी, फुफ्फुसीय धमनी जो शरीर में अशुद्ध रक्त यहाँ पे लेके चलती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 रहेगा दोस्तों, दायां फेफड़ा कितने लोब में होता है। दोस्तों राइट लंग है वो डिविडेड इनटू हाउ मेनी लोब, जो दायां फेफड़ा वो कितने लोब में होता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों जो ये लंग्स होते हैं अपने फेफड़े होते हैं, मान लो ये अपने लंग्स वाली पोजीशन हो गई दोस्तों, ये अपनी लंग्स की पोजीशन होती है ऐसे, तो लंग्स के अंदर है दोस्तों यहाँ पे जो दायां वाला होता है इसमें कितने लोब होते हैं, और जो दायां वाला होता है दोस्तों इसमें कितने लोब होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 57 और सही आंसर रहेगा दोस्तों 3 लोब। दायां जो फेफड़ा होता है उसमें 3 लोब होते हैं और बायां फेफड़ा होता है उसमें 2 लोब होते हैं, क्योंकि बायां जो फेफड़ा होता है उसके पास में हार्ट स्थित होता है, हृदय, तो उसको यहाँ पे जगह देने के लिए 2 लोब यहाँ पे होते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 58 देखिए दोस्तों, मनुष्य में सामान्य श्वसन दर प्रति मिनट कितनी होती है। दोस्तों नॉर्मल ब्रीथ रेट है वो पर मिनट है वो कितनी रहने वाली है वो अपने को यहाँ पे बताना। नॉर्मल ब्रीथ रेट की बात कर रहे हैं, पर मिनट कितनी रहेगी। दोस्तों यहाँ पे 16 से 20 बार भी अपन इसे मान सकते हैं और शायद 12 से 20 बार भी इसे मानते हैं। तो इसका जो मैक्सिमम इसके रिलेटेड नियर बाई क्वेश्चन आंसर रहेगा 58 के अंदर वो यहाँ पे 14 से 18, ध्यान रखना है 14 से 18 इसका सही आंसर यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 59 देखिए दोस्तों, फेफड़ों की कुल वायु क्षमता कितनी होती है। यहाँ पे दोस्तों टोटल लंग कैपेसिटी पूछी गई है, व्हाट इज द टोटल लंग कैपेसिटी। फेफड़ों की कुल वायु क्षमता है वो कितनी यहाँ पे रहने वाली है, 1000, 3000, 5000 या 7000 ml। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 59 और सही आंसर है दोस्तों 5000 मिलीलीटर, यानी लगभग 5 kg या 5 लीटर है दोस्तों यहाँ पे 5 लीटर है वो यहाँ पे लंग कैपेसिटी इसकी रहेगी। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 60, लार में जल की मात्रा लगभग कितनी प्रतिशत होती है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द सलाइवा। दोस्तों यहाँ पे लार के अंदर है वो पानी की है वो परसेंटेज यहाँ पे पूछी गई है वो कितनी यहाँ पे रहने वाली है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 60 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे लार के अंदर जो पानी की मात्रा होती है वो 99%, सलाइवा के अंदर जो वाटर 99% यहाँ पे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों ये आज के प्रश्न उत्तर में 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। कितने क्वेश्चन आपका स्कोर हुआ है वो कमेंट बॉक्स में करें। क्लास कैसी लगी वो भी आप कमेंट में बताइए, और क्लास अगर अच्छी लगी हो दोस्तों तो क्लास को शेयर और लाइक जरूर करें, और 9999 क्वेश्चन की प्रश्न उत्तर में आप कंटिन्यू जुड़े रहे दोस्तों, लास्ट तक आपकी तैयारी बहुत यहाँ पे मजबूत हो जाएगी। तो मिलते हैं कल एक नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।